हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कॉमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। और भी वीडियोज अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2023 के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इस बार सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं और ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग और शेयर कर दीजिए सभी लोग। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में इनमें से कौन शामिल नहीं है? बताइए कौन सा इसमें नहीं शामिल है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में इनमें से कौन शामिल नहीं है? पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे देखना आपका ये शामिल है। जैसे कक्षा 1 से 5 तक मात्र एक ही भाषा पढ़ाई जाए और कक्षा 1 से ही अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाई जाए और परीक्षा सुधारों के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाए। ये तीनों आपके जो हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शामिल है। और ये आपका नहीं शामिल है कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। ये आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शामिल नहीं है। तो पहला का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त किया गया ज्ञान, या खुद से करके किया गया ज्ञान, या दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना, या इनमें से कोई नहीं। सभी को गुड इवनिंग। यार वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल हेल्थ मेरी नहीं सही है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, फिर भी आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सामाजिक अधिगम का जो अर्थ होता है क्या होता है? दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना, यही सामाजिक अधिगम का जो है अर्थ होता है। यहाँ पे दूसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको सीखने का लक्षण नहीं माना जाता है? बताएंगे सब लोग। इनमें से जो है किसको सीखने का अर्थ नहीं माना जाता है? व्यवहार में आए परिवर्तन जो अभ्यास के कारण है, या व्यवहार में आए क्षणिक परिवर्तन के कारण है, या व्यवहार में आए परिवर्तन जो अनुभव के कारण है, या अन्य अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। तीसरा का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किसको सीखने का लक्षण नहीं माना जाता है? तो यहाँ पे देखना, इसको माना जाता है, इसको माना जाता है, इसको माना जाता है। तो ये वाला व्यवहार में आए क्षणिक परिवर्तन के कारण है, ये जो है इसको नहीं माना जाता सीखने का लक्षण। यहाँ पे तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं, इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करना। और आप लोगों को जैसे मुझसे बातचीत करना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि छात्र किसी विषय को पढ़ने के दौरान कई गलतियां करते हैं। ऐसे में शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे? गलती करने वाले छात्र के माता पिता से बात करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसे छात्रों को क्लास के बाहर कुछ देर के लिए खड़ा कर देना चाहिए ताकि उनकी एकाग्रता बने? बिल्कुल नहीं। दंडित आपको करना ही नहीं बच्चों को, ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों को उस विषय से उस दिन पढ़ने से मुक्त करना चाहिए तथा किसी और दिन पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। शिक्षक को उपयुक्त निर्देशन देना चाहिए और छात्रों के बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। समय सारणी में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये जो है शिक्षक को करना चाहिए। यहाँ पे चौथा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताएंगे सब लोग, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक का पुत्र शिक्षक बनेगा, क्रिकेटर का पुत्र क्रिकेटर बनेगा, या सैनिक का पुत्र सैनिक बनेगा, या अभिनेता का पुत्र अभिनेता बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो यहां पे देखना, ये अभिनेता का पुत्र अभिनेता बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ये जो आपका कथन है चौथा वाला, ये बिल्कुल सत्य कथन है आपका। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न ये है, यदि कोई बालक किसी की कलम चुरा लेता है और जो है कुछ देर बाद वह गिरकर घायल हो जाता है, तो वह यह सोचता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने चोरी की थी। ऐसा बालक किस अवस्था में सोचता है? स्वायत्त की नैतिकता की अवस्था, परायत्त की नैतिकता की अवस्था, या स्वायत्त परायत्त नैतिकता की अवस्था, ये इनमें से कोई नहीं। 6 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सब लोग। यदि कोई बालक किसी की कलम चुरा लेता है और कुछ देर बाद
वह गिरकर घायल हो जाता है तो वह यह सोचता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने चोरी की थी। ऐसा बालक किस अवस्था में सोचता है? तो ये सोचता है परायत्त की नैतिकता की अवस्था में। 6 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बालक अपनी समस्या की खोज करने में इनमें से किसका प्रयोग नहीं करता है? निरीक्षण, प्रदर्शन, हस्तक्षेप या तुलना। 7 का राइट आंसर क्या होगा? बालक अपनी समस्या की खोज करने में इनमें से किसका प्रयोग नहीं करता है? हस्तक्षेप का प्रयोग नहीं करता है। बाकी निरीक्षण करता है, प्रदर्शन करता है, तुलना करता है। यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करता है बालक। यहाँ पे 7 का जितने भी लोग बी जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से पढ़ना। मंजय शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए सभी विषय वस्तु को सीख लेता है तथा शिक्षक द्वारा पूछने पर वह यह भी कहता है कि मुझे कोई समस्या नहीं है और प्रश्न का उत्तर भी देता है, परंतु परीक्षा में वह अच्छे अंक प्राप्त नहीं करता। किसका कारण है? कि मंजय ने सीखा नहीं था, या मंजय शिक्षक से झूठ बोल रहा था, या मंजय सीखी गई चीज का सही निष्पादन नहीं कर पाया, उपयुक्त सभी। बताइए सब लोग, 8 का राइट आंसर क्या होगा डियर? तो यहाँ पे जो कारण होगा कि मंजय सीखी गई चीज का सही निष्पादन नहीं कर पाया था। 8 का यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, अपरस्पर असंबद्धता का सिद्धांत। 9 का जवाब दीजिए सब लोग। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? और आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हो तो फॉर्म भर दीजिए। अपेयरिंग हो चाहे आप ऑलरेडी कंप्लीट हैं, ग्रेजुएशन और डीएलएड बीएड कुछ भी कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, तो आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए। इनमें से कौन सा जो है बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये है ये आपका परस्पर असंबद्धता का सिद्धांत आपका जो है बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखना, वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था की विसंगतियाँ कौन सी नहीं है? बताइए सब लोग, 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था की विसंगतियाँ कौन सी नहीं है? सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। सभी को हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब फैमिली की तरफ से। सभी लोग कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस ज़रूर लिख देंगे। चलिए, 10 का जितने भी लोग यहाँ पे बी जवाब दे रहे हैं, शिक्षा को पर्याप्त वेतन नहीं मिल पा रहा है, ये आपका नहीं सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सुरभि सीटेट की परीक्षा को पास करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है और अपने सीट पर बैठने के बाद जब शिक्षक उसे प्रश्न पत्र देते हैं तब वह बिना प्रश्न पत्र को देखे नर्वस होने लगती है तथा सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका कारण हो सकता है कि वह परीक्षा परिणाम के प्रति अत्यधिक चिंतित रहती है, नए वातावरण में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती, या वह अकारण सामने आए संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, या इनमें से कोई नहीं। 11 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग देंगे आंसर। बहुत अच्छे, चलिए बताइए सब लोग आंसर देंगे। तो इसका देखिए जो कारण होगा वो होगा कि वह अकारण सामने आए संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। यहाँ पे 11 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखना, स्वनिम के उदाहरण कौन से हैं? स्वनिम के, चलना दौड़ना, एक शब्द, छोटे शब्द, या था फा ध्वनियाँ। स्वनिम के उदाहरण कौन से हैं? तो यहाँ पे स्वनिम के जो उदाहरण है आपके था और फा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको स्टार लगा के नोट कर लेना। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न ये है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या शैशवा अवस्था, या इनमें से कोई नहीं? सभी। बहुत अच्छे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? तो वो अवस्था है किशोरावस्था सबसे जटिल है। यहाँ पे 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी किसी प्रक्रिया में शामिल नहीं है? इनमें से कौन किसी प्रक्रिया में शामिल नहीं है? मूल्यों एवं विश्वासों का अर्जन, कौशल का अर्जन, और मानसिक संचरण, या एक संस्कृति की रीतियों को सीखना। बताएंगे सब लोग, इनमें से कौन किसी प्रक्रिया में शामिल नहीं है? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग।
चलिए इसमें देखिए आपका जो प्रक्रिया में शामिल नहीं है ये वाला सी वाला नहीं शामिल है, अनुवांशिक संचरण। बाकी कौशल का अर्जन, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, एक संस्कृति की रीतियों को सीखना, ये सब शामिल है, आपका अनुवांशिक संचरण नहीं शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बालक को एक अच्छा समस्या समाधान बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? बताइए क्या नहीं करना चाहिए? बालक को एक अच्छा समस्या समाधान बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? बालक को छोटी छोटी समाधान पर पुरस्कृत नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। विकास की किस अवस्था में ऐसी प्रबल भावनाएं विकसित होती हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं? कौन सी अवस्था है वो? 16 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। विकास की किस अवस्था में ऐसी प्रबल भावनाएं विकसित होती हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं? वो अवस्था है किशोर अवस्था। 16 का यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक शिक्षक को किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? अपने पाठ्य सामग्री पर, अपने पढ़ाने की विधि पर, चाहे वह लोकतांत्रिक रूप की हो या किसी अन्य रूप में, या अपने संप्रेषण पर ध्यान देना चाहिए ताकि विद्यार्थी उनकी बातों को समझे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 17 का राइट आंसर क्या होगा डियर? बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक शिक्षक को किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने संप्रेषण पर ताकि विद्यार्थी उनकी बातों को समझे। ठीक है, यहाँ पे 17 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, यदि पर्यावरण की कक्षा गतिविधि आधारित होगी तो विद्यार्थी का ज्ञान स्थायी और सार्थक होगा। ऐसा किस विधि के द्वारा सरलता पूर्वक किया जा सकता है? कहानी विधि, क्रियात्मक विधि, या प्रोजेक्ट विधि, या मॉन्टेसरी विधि? 18 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। यदि पर्यावरण की कक्षा गतिविधि आधारित होगी तो विद्यार्थी का ज्ञान अस्थायी और सार्थक होगा। ऐसा किस विधि के द्वारा सरलतापूर्वक किया जा सकता है? यह किया जा सकता है क्रियात्मक विधि के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे 18 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग, लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए। चलिए अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण का अर्थ क्या है? समूह शिक्षण का अर्थ क्या है? समूह शिक्षण का अर्थ क्या है? 19 का जवाब दीजिए सब लोग। समूह शिक्षण का अर्थ क्या है? जहां शिक्षकों की कमी हो वहां पर इसे कराया जाए, या स्कूल में शिक्षकों के समूह में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाए, या विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर अध्ययन किया जाए, या उपलब्ध संसाधन, रुचि, विशेषता का उचित समय उपयोग हो सके, इसके लिए शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण। तो समूह शिक्षण का जो अर्थ होता है उपलब्ध संसाधन, रुचि, विशेषता का उचित समय उपयोग हो सके, इसके लिए शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण। यहाँ पे 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुबीर आईएएस अधिकारी बनना चाहता है, वह उसके लिए मेहनत भी खूब करता है, उसके अंदर किस प्रेरक की प्रबलता होगी? बाहरी वातावरण, उपलब्धि प्रेरक, या संबंध प्रेरक, या अनुमोदक प्रेरक? सुबीर आईएएस अधिकारी बनना चाहता है, वह उसके लिए मेहनत भी खूब करता है, उसके अंदर किस प्रेरक की प्रबलता होगी? उपलब्धि प्रेरक की जो है प्रबलता होगी। यहाँ पे 20 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र की जो है गलत लिखावट में लिखने की योग्यता की कमी है, यह कमी छात्र में इनमें से किस लक्षण की ओर इंगित करता है? डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, या डिस्ग्राफिया? ट्वेंटी 21 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए जहां पे लिखने की बात आए, जहां पे लिखने की बात आए, जो वहां पे आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 21 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां पे गणित की बात आ जाए, गणित की बात आ जाए, तो यहाँ पे आपका डिसकैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखने की और पढ़ने की डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गणित और विज्ञान संबंधित विषय हेतु ज्यादा प्रभावकारी इनमें से कौन सा सिद्धांत है? कोहलर का, पियाजे का, थर्नडाइक का, या पावलोव का? गणित और विज्ञान संबंधित विषय हेतु ज्यादा प्रभावकारी इनमें से कौन सा सिद्धांत है? तो आपका है कोहलर का सिद्धांत। 22 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न ये है, इनमें से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? इनमें से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? शिक्षक सर्वदा सत्य बोलते हैं, लड़के ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां ज्यादा बुद्धिमान होती हैं, इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? इसमें देखिए कोई भी कथन नहीं सत्य है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन कमाने की इच्छा किस श्रेणी का अभिप्रेरक माना जाता है? धन कमाने की इच्छा जो है किस श्रेणी का अभिप्रेरक माना जाता है? आंतरिक अभिप्रेरक, जैविक, बाह्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धन कमाने की इच्छा किस श्रेणी का अभिप्रेरक माना जाता है? आंतरिक अभिप्रेरक। यहाँ पे 24 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुभम से उसके शिक्षक एक प्रश्न करते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, बताओ। इस प्रकार के प्रश्न किस श्रेणी में आते हैं? निबंधात्मक, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी या एक शब्द वाले उत्तर? तो ये आते हैं एक शब्द वाले उत्तर। यहाँ पे 25 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशीष प्रतिदिन अखबार में आए भूल भुलैया वाले खेल में जो है शुरुआत बिंदु से लेकर अंत बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करता है, जिस दौरान वह अनेकों बार असफल होता है, किंतु प्रयास करता रहता है और अंततः वह अधिकांशतः सफल हो जाता है। आशीष अधिगम के किस सिद्धांत का अप्रत्यक्ष रूप से पालन करता है? स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार सभी को गुड इवनिंग। फिर से वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि और सारे बच्चों को हेल्प मिल सके हमारी क्लास से। और अभी तो ये बिल्कुल एक हिसाब से मान सकते हैं कुछ भी नहीं क्लास है, ऐसा कंटेंट मैं आपको दूंगा ना डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। जैसे मैं सीटेट एग्जाम को कई बार क्वालिफाई किया हूँ, यूपीटेट एग्जाम को कई बार क्वालिफाई किया हूँ, वही अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूँगा। जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वही प्रश्न करवाऊँगा, हूबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। किस व्यक्ति ने कहा कि बालक का मस्तिष्क सादा स्लेट के समान होता है? किस व्यक्ति ने कहा कि बालक का मस्तिष्क सादा स्लेट के समान होता है? प्लेटो या जॉन लॉक, डेकार्ट या पेस्टोलासी? किस व्यक्ति ने कहा कि बालक का मस्तिष्क सादा प्लेट के समान होता है? यहाँ पे जॉन लॉक आपका हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? चारों कथनों को पढ़िए, फिर बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखिए आपका ये वाला सी वाला कि भाषा में स्वयं द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है, ये आपका कथन नहीं सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच कर लेना चाहिए कि जिस उद्देश्य हेतु प्रश्न पत्र बनाए गए हैं, शिक्षक द्वारा बनाए गए प्रश्न पर जो है उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं या नहीं। शिक्षक द्वारा इन उद्देश्यों की जांच करना प्रश्न पत्र के किस बात से संबंधित है? वैधता, मानकता, संपूर्णता, विश्वसनीयता। यहाँ पे 29 का जो आपका आंसर सही होगा डियर, विश्वसनीयता सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये आपका है, मोहन ने एक कविता याद कर उसका प्रत्याहान करना चाहा परंतु सफल नहीं हो सका। जैसे ही उसे जो है कविता की पहली पंक्ति सुनाई गई, कविता के अधिकतर अंश का जो है सही प्रत्याहान करने में समर्थ हो गया। मोहन के इस विस्मरण को कहा जाएगा चिन्ह आधारित विस्मरण, संकेत आधारित विस्मरण या लघुकालीन विस्मरण या संवेदी विस्मरण? यहाँ पे आपका संकेत आधारित विस्मरण सही हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और इस बार सीटेट यूपीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।